तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने थिएटर से अपनी स्टार्ट किया एक जर्नी, जो बायोकेमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे और धीरे 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 बॉलीवुड में कदम रखा। तो आज हम बात करने वाले हैं अनिल रस्तोगी जी से कि किस तरीके से उनका थिएटर में इंटरेस्ट बढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे अब वो युवाओं को इसकी तरफ प्रेरित कर रहे हैं कि थिएटर से बॉलीवुड में किस तरीके से कदम रख सकते हो और थिएटर में कितना अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। तो सर, थिएटर की लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, साइंटिस्ट से थिएटर आर्टिस्ट? मैं साइंटिस्ट से थिएटर नहीं बना, मैं थिएटर शुरू से ही करता था। मैं पढ़ाई में साइंस की पढ़ाई करता था और थिएटर मेरा शौक़ था। ये लगभग शुरुआत उसके साथ ही साथ हुई। 1961 में मैंने थिएटर शुरू किया। 62 से मैंने एमएससी किया और सीडीआरआई में आ गया। So it has nothing to do with my science career or anything, but of course दोनों चीज़ें मेरे साथ ये ज़रूर रहीं कि मेरी साथ साथ चली and I could manage both the things। थिएटर का शौक़ तो यूँ हुआ कि हमने मोहल्ले में होता था, हम थिएटर देखते थे, तो मुझे लगा मैं भी क्यों ना करूँ। वाहवाही मिलती थी तो मैंने किया, वाहवाही भी मिली। तो वो धीरे धीरे कहते हैं ना कि when you have a will, you have the way। तो मेरी इच्छा थी और वैसे ही रास्ते बनते गए, ईश्वर की कृपा होती गई, लोगों का सहयोग मिलता रहा मुझे बराबर। और साइंस के साथ मैं करता रहा। पहले मैं करता था सीडीआरआई में, लोगों को नहीं मालूम था कि मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि अगर वहाँ मालूम होगा कहीं मेरे जॉब पे न असर पड़े। लेकिन फिर वहाँ जो सेक्रेटरी थे उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, आप करते हैं भाई। कल्चर हमारे अभी के सीडीआरआई क्लब होता है, कल्चरल क्लब होता है, जिसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उससे बस सॉन्ग्स, डांस वगैरह होते थे, थिएटर नहीं होता था। उसकी शुरुआत मैंने की और इत्तेफाक से आई वाज सो लकी कि मुझे सबका कोऑपरेशन मिलता रहा। बेसिकली क्या है कि दिन में भी रिहर्सल होती थी। तो हमारे यहाँ लैब का ये है सिस्टम कि हमारे यहाँ लाइट्स नहीं ऑफ होती। हम लोग ज़रूरत होती तो रात में जाके काम करते हैं। इट्स नॉट लाइक ऑफिस, इट्स ए इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो हम इसको इस ढंग से मैनेज करते थे अपने साथियों के साथ में कि हमारी रिहर्सल भी हो जाए और हमारा एक्सपेरिमेंट भी न छूटे। क्योंकि साइंस में भी आई वॉज डूइंग वेल। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैं बड़ा टॉप का साइंटिस्ट था, क्योंकि टॉप के लोग कुछ ही होते हैं, बट आई वॉज एन एवरेज साइंटिस्ट। और एवरेज साइंटिस्ट के नाते जो मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता था, आई यूज टू यील्ड देयर ऑल्सो। तो इसलिए मुझे कभी कोई ये गिल्ट मेरे दिमाग में नहीं रहा कि मैं थिएटर या फिल्म या सीरियल कर रहा हूँ, या तो उसकी वजह से मैं अपने इंस्टीट्यूट का नुकसान कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट की ड्यूटी भी मैं पूरी करता था और थिएटर का कमिटमेंट भी मैं पूरा करता था। फिल्म में क्या होता है, 3 घंटे की फिल्म एक बार शूट होती है अलग अलग लोकेशंस पे, मगर थिएटर एक ऐसी चीज़ है जहां आप लाइव ऑडियंस से मिलते हैं। लाइव ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करती है या आपको आपकी परफॉर्मेंस को जज करती है। तो आपको क्या लगता है, फिल्मिंग ज़्यादा ईजी है मूवीज़, या फिर थिएटर में लोगों को बांधे रखना? नहीं, देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह पे अलग हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि थिएटर करने मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आप लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं और उसमें पूरी आपकी एनर्जी लगती है। जो बेस्ट आप देना चाहते हैं आप देते हैं। फिल्म वगैरह में क्या होता है, क्लोज़अप मीडियम होता है, तो उसमें आपके एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं। वो एक्सप्रेशन थिएटर में भी चाहिए होते हैं। थिएटर में भी इट्स द टोटल बॉडी विच मैटर्स, कि आपके भाव भंगिमा है, आपकी जेस्चर्स हैं, आपकी स्पीच है, पूरी बॉडी उसको करती है। लेकिन ये फिल्म चूँकि क्लोज़अप मीडिया होता है, इसमें इवन आपका हल्का सा लुक मैटर करता है। तो ये क्लोज़अप मीडिया होने के नाते दूसरे क्या है, इसमें कट होता है। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग डायलॉग याद करते हैं, हमारी महीने महीने 1.5 महीने। देखिए, जो आज बड़े बड़े आर्टिस्ट भी हैं, मैं तो बहुत एक अदना सी चीज़ हूँ, जैसे हमारे नसीर साहब हैं, नसीर भाई हैं, पंकज कपूर हैं, ये लोग भी जो थिएटर करते हैं, ये लोग भी कम से कम महीने महीने 1.5 महीने 2 महीने रिहर्सल करते हैं, क्योंकि वहाँ बिल्कुल परफेक्शन चाहिए होता है। यहाँ तो आपने एक शॉट दिया, अगर परफेक्ट नहीं हुआ आपने रीटेक हुआ, दूसरा शॉट दे दिया, उसमें आपने इम्प्रूव कर लिया। तीसरे इसमें डबिंग होती है, भाई आपने यहाँ तो थोड़ा सा बोल दिया, वहाँ डबिंग में आपने पूरी अपनी जान निकाल करके रख दी, क्या एक्सप्रेशन चाहिए। हालांकि
लिपसिंग भी वैसी ही करनी होती है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसके, वो डबिंग में अपनी सारी कला दिखाते हैं। तो इसलिए, और दूसरे मेरा मानना ये है कि मुस्कान, कि थिएटर जो है एक्टर्स मीडिया होता है, जबकि फिल्म जो होता है डायरेक्टर्स मीडिया होता है। इसमें आधी फिल्म जो बनती है वो आपकी बनती है जाकर के एडिटिंग टेबल पे। आपने 4 शॉट्स लिए, उसमें कौन सा शॉट अब लगाएंगे, उसमें कौन से शॉट की जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो अच्छी आ रही है, वो आप दिखाएंगे। तो मेरा मानना है कि आधी फिल्म जो है वो एडिटिंग टेबल पे बनती है, आधी फिल्म एक्टर बनाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। थिएटर कर रहे थे आप, तो आपने कुछ ऐसे करे होंगे जो आपको बहुत याद आते होंगे कि ये मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था, या इसमें मैंने इतना अच्छा कर दिया, कोई एक ऐसा या कुछ ऐसे? कई नाटक हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, एक नाटक में पंछी जा पंछिया करता था, एक अमेरिकन फिल्म आई थी बोइंग बोइंग, उसका एडेप्टेशन था वो, जिसपे फिल्म बनी थी गरम मसाला। अब सोचिए, उसमें मैं एक कैसानोवा का रोल करता था। उसमें 3 एयर होस्टेसेस हैं, तीनों सोचती हैं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और मैं तीनों के साथ फ्लर्ट करता था। और क्या होता था कि चूंकि एयर होस्टेसेस हैं, उनकी टाइमिंग अलग अलग होती थी, तो हमारा जो कुक है वो सब मैनेज करता था। आज बंगाली आने वाली तो आज ये खाने को बनाने का, आज पंजाबी आने वाली तो आज ये खाने को, आज साउथ इंडियन खाने वाली आने वाली तो आज ये खा, और वो अपना तस्वीर बदल देता था। तो लगता, यू नो, इट वॉज ए कॉमेडी, बट आई टू एन्जॉय इट वेरी मच। मतलब तुम ये सोचो कि हम लोग मंच पे हम थे, और एक हमारे दोस्त का रोल उर्मिल कुमार थपलियाल जी करते थे, और विजय वास्तव जी नौकर का रोल करते। दोनों बहुत ही महारथी एक्टर्स रहे हैं, थपलियाल जी तो अब नहीं हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त होती थी कि हम लोगों को खुद ही हंसी आती थी स्टेज पे करने में, तो हम थोड़ा मुंह पीछे करके हंस लेते थे। तो ऐसे हमने कॉमेडी भी किया है, उसके हमने 400 से ज़्यादा शोज़ किए हैं, पूरे हिंदुस्तान में मैंने शोज़ किए हैं। पृथ्वी थिएटर में भी किया मैंने उसका शो, बल्कि पृथ्वी थिएटर में जब 82 में उसको किया तो उसके मैनेजर कहने, अरे सर आप एक ही शो करने आए, आप इसके 30 शो करिए, आपके 300 शो के टिकट मैं बिकवाऊँगा आपके। इतना पॉपुलर शो था वो। और एक प्ले मैंने किया अभी राज बिसारिया साहब के साथ, विभास, जो भी जीना इसी का नाम है करने के लिए अभी राजेंद्र गुप्ता जी आए थे और हिमानी शिवपुरी जी आई थी, लेकिन मैंने सुना कि उनका अलग करने का ढंग था, उन्होंने उसको एक कॉमेडी बनाया था, जबकि हमने शोभना ने जब उसको किया था वो अलग था। उसमें धीरे धीरे हमारी रिलेशनशिप एक डेवलप होती है, एक हम लोगों की एक केमिस्ट्री बनती है आपस में, क्योंकि वो एक पेशेंट के तौर पे आई, मैं एक डॉक्टर हूँ। इसी दिन धीरे धीरे वो केमिस्ट्री जो है कैसे डेवलप करती है, हमने उस ढंग से, खैर ये तो अपना डायरेक्टर का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। वो प्ले मैं मानता हूँ मेरा बहुत अच्छा प्ले है। एक प्ले यहूदी की लड़की हमने थपलियाल जी के डायरेक्शन में किया था, जिस पे फिल्म भी बनी थी यहूदी, और सोहराब मोदी जी उसमें रोल करते थे, यहूदी का रोल करते थे वो, और उनकी फिल्म मैंने देखी थी। उसमें दिलीप कुमार जी थे, वो प्रिंस का रोल करते थे, मीना कुमारी जी रोल करती थी उसमें यहूदी की लड़की का। वो मेरा शो जो है पारसी स्टाइल में है। वो शो के भी मैंने बहुत सारे शोज़ किए, कम से कम 50-60 शोज़ किए होंगे, और वो प्ले मेरे दिल के बहुत नज़दीक रहा है। कि इतना है कि जैसे 1979 में हमने वो शो ओरिजिनेट किया था, उसमें पहले अनुपम खेर जी रोल कर रहे थे यहूदी का, लेकिन उनको बीच में जाना पड़ा, तो फिर वो रोल मैंने किया था। मैंने उनको भी देखा था करते हुए, तो क्या गज़ब के एक्टर हैं, टेरिफिक एक्टर हैं। फिर थपलियाल जी ने उसकी एक एक लाइन मुझे रिहर्स कराई, तो उसका क्रेडिट मैं थपलियाल जी को, उससे मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला। मैंने उसके भी बम्बई में भी शो किया, कलकत्ता किया, दिल्ली किया, सब बड़े बड़े शहरों में किया। जैसे उसका लास्ट शो मैंने 2010 में किया था अपनी गोल्डन जुबली फेस्टिवल में। वो अभी कल भी अगर नाटक हो तो मैं बिना स्क्रिप्ट देखे मैं कर सकता हूँ। तो वो प्ले रहा। फिर मैंने एक प्ले कन्यादान किया, विजय तेंदुलकर जी का लिखा हुआ। उसमें जो मेरी बेटी बनती, मुझे वाकई में लगता था मेरी बेटी मुझे मिल गई है। यू नो, आपका किन्हीं किन्हीं प्लेस में इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। वो मैं उस बच्ची का नाम भूल रहा हूँ, पहाड़ी लड़की थी वो। तो वो प्ले बहुत अच्छा रहा मेरा। मैंने सखाराम बाइंडर किया लेकिन वो प्ले बहुत बोल्ड प्ले है और थोड़ा सा मेरे नेचर के, मेरे कैरेक्टर के हिसाब से नहीं था। तो उसके मैंने 4-5 शोज किए और सारे हाउसफुल शोज़ हुए थे उसके बाद मेरे पास बड़ी डिमांड आई कि आप उसको करिए, लेकिन सम और दी अदर
माई कॉन्शियंस डिडंट परमिट मी टू डू दैट प्ले। फिर मैंने एक प्ले सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक किया, अभी 9 दिसंबर को हमारे मित्र के अग्रवाल उसका शो करने जा रहे हैं। उसमें मैंने एक छोटा सा रोल किया था, प्रतोष शीलवती का सीन था उसमें, वो बेडरूम सीन है। तो वो सीन हम लोग चूँकि रेडियो आर्टिस्ट थे, हमने उसमें रेडियो टेक्निक अपनी यूज़ की कि हम लोगों ने मंच पे हम नहीं थे, क्योंकि मंच पे आप बेडरूम सीन कितना बोल्डनेस आप दिखा सकते हैं, उसको हमने साउंड से किया था। मंच पे लाइट्स थी पीर गुलाम जी की और हम लोग उसकी बैकग्राउंड में थे, हम लोग डायलॉग्स बोलते थे। उसमें हमने रेडियो टेक्निक, जो एक क्लोज माइक के साथ जब आप बोलते हैं, वो टेक्निक यूज़ की एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। मेरा उसमें छोटा ही सा रोल था, एक प्रतोष के 2 सीन्स थे। तो ये कुछ प्लेज हैं। मैंने अगर आप देखें तो आई हैव डन 97 प्लेस, 97 प्लेस के मैंने शोज़ करीब 950-1000 शोज़ किए हैं पूरे हिंदुस्तान भर में। अभी मैंने एक प्ले किया आखिरी वसंत, वो मेरा बहुत अच्छा प्ले, अभी उसका शो मैं फिर करने जा रहा हूँ संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से शाहजहाँपुर में, और पटना इसका शो एक फेस्टिवल होता है उसमें मैं करने जा रहा हूँ। वो प्ले अच्छा हुआ। स्वाहा भी मैंने एक प्ले किया, उसमें मैं एक रिटायर्ड आर्मी मेजर जनरल का रोल करता हूँ। एक लव स्टोरी है बांग्लादेश की, उस समय की कहानी वो है। तो इस टाइप से बहुत सारे किए और वैरायटी। मेरे साथ एक एडवांटेज ये रहा कि मुझे वैरायटी ऑफ रोल्स मिले। डायरेक्टर ने मुझे टाइप्ड नहीं बनाया कि मैं एक टाइप होकर के रोल कर रहा हूँ कि भाई यहूदी का रोल किया है या एक कैसानोवा बना है तो इसको कैसानोवा ही बनाओ। भाई कैसानोवा की भी एक उम्र होती है या जैसे यहूदी का रोल मैंने किया, या कन्यादान में मैंने बताया मैंने एक फादर का रोल किया। सकाराम बाइंडर में एक एक्सट्रोवर्ट वो है, बाइंडर है, बुक बाइंडर है, उसका कैरेक्टर किया। और तो मुझे रोल मेरे डायरेक्टर्स ने भी मुझे अलग अलग टाइप के दिए और मेरा ख्याल में डायरेक्टर मुझसे सेटिस्फाइड ही रहे। देखिए हर आदमी की कैपेसिटी होती है, हर आदमी नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी या पंकज कपूर या अमिताभ बच्चन नहीं हो सकता, लेकिन आपकी एक क्षमता होती है। वो क्षमता जो है वो डायरेक्टर आपसे निकलवाता है और आप उसको लाते हैं। वो मैं जितना कर सकता हूँ मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ, द बेस्ट पॉसिबल वट एवर, क्योंकि मैं मेहनत अपने रोल में बहुत करता हूँ। मैं पढ़ूंगा, डायरेक्टर मुझसे परेशान हो जाते हैं, अरे यार तुम बहुत रिहर्सल कराते हो। नहीं 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 साहब, आई एम नॉट कन्विंस, मुझे ये बताइए ये कैसे करूँ मैं। सूर्यमोहन के साथ अभी मैं एक प्ले करने जा रहा हूँ, वो भी परेशान हो जाएंगे मुझसे, हालांकि मैं उनके साथ पहले भी कर चुका हूँ। तो क्योंकि एक अच्छे डायरेक्टर के साथ करने में आपके भी चैलेंजेस होते हैं, डायरेक्टर को आपसे कराना भी एक चैलेंज होता है। लखनऊ में पढ़ाई हुई, लखनऊ में पले बढ़े, लखनऊ से मुंबई तक का सफ़र, या हम कहें बॉम्बे पुराने टाइम में। देखो मैं तुम्हें बताऊं, ये बम्बई का सफ़र तो अचानक में आ गया। देखिए मेरा मानना ये है मुस्कान कि हर चीज़ डेस्टाइंड होती है। ईश्वर जो है हर एक की लाइफ लिख देता है, अपनी उनकी एक किताब है उसमें लिखा रहता है। क्योंकि बचपन में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रेडियो पे जाऊंगा। जब रेडियो के कलाकार से मेरी पहली बार मुलाकात हुई, जो प्रोड्यूसर थे, मेरी आंखें फट गईं। अरे इन्हीं को मैं सुनता हूँ रेडियो पे, ये है मेरे सामने खड़े हुए हैं। आई कुडंट बिलीव माई आईज। ऐसे टीवी का हुआ, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ, मैं थिएटर से मैं रेडियो में भी 71 में गया, टेलीविज़न में मैं 75 में गया, फिल्म मैंने 86 में पहले की। लेकिन जो असली जो मोड़ मेरी ज़िंदगी में आया वो आया इशकज़ादे फिल्म से। जब मैंने 2012 में ये अर्जुन कपूर के साथ मैंने हबीब फैज़ल साहब ने मुझे लिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा बड़ा एक्सपोजर हुआ। मुझे नहीं मालूम था मैंने इतना अच्छा रोल किया, लेकिन वो रोल मेरा बहुत पसंद किया लोगों ने, और उसकी वजह से मुझे बॉम्बे बुलाया गया। बॉम्बे ने मुझे फिर एक छोटा मोटा बॉलीवुड एक्टर बना दिया कि मैं बॉम्बे जाके मैंने फिल्में की, सीरियल्स किए, कमर्शियल्स किए। सिर्फ थिएटर नहीं किया जितने दिन मैं बॉम्बे रहा, विच आई मिस्ड इन मुंबई, क्योंकि थिएटर इज़ माई फर्स्ट लव। अभी भी मैं थिएटर कर रहा हूँ, थिएटर का मुझे नशा है। बाकी अभी शूटिंग भी कर रहा हूँ। अभी बनारस गया था एक भोजपुरी फिल्म करने, एक चतुर नार करके एक फिल्म लखनऊ में बन रही है, 18 से मेरी उसकी शूटिंग है। तो भी करता रहता हूँ, रिटायर्ड आदमी हूँ, कुछ काम करने को है नहीं, तो अपना दिल भी बहल जाता है, काम भी हो जाता है क्रिएटिव। लखनऊ से जब बॉम्बे गए तो वहाँ पे शो मिलने में कितना क्या टफनेस फेस करनी पड़ी? बहुत टफ होते हैं, लेकिन मुझे टफनेस नहीं हुई।
मेरे साथ दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मुझे बुलाया गया था और मैं एक बड़ा काम करके गया था। देखिए, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, बॉलीवुड में एक चीज़ है कि उस काम को रिकग्निशन मिलता है। अब जैसे अभी भी मुझे लोग ऑडिशन मांगते हैं और ऑडिशन में फेल भी हो जाता हूँ, क्योंकि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है नहीं मालूम, ना मैं ऑडिशन एक्सपर्ट हूँ। लेकिन बहुत से डायरेक्टर्स जो हैं वो मेरे काम को देख करके मुझे बुलाते हैं। मुझे सुभाष कपूर जी ने गुड्डू रंगीला के लिए बिना ऑडिशन बुलाया, प्रकाश जी ने मुझे ये जो वेब सीरीज़ की है आश्रम, मुझे बिना ऑडिशन के बुलाया। मेरी एक बहुत बड़ी, बहुत ही अवार्डेड फिल्म है मुक्ति भवन, उसके डायरेक्टर से मैंने कहा भाई मेरा ऑडिशन तो ले लो, उसने नहीं आपका ऑडिशन नहीं चाहिए। तो लॉट ऑफ फिल्म्स आई हैव डन विदाउट ऑडिशन। तो अब ये डिपेंड करता है, लेकिन वहाँ मुश्किल तो है, क्योंकि देखिए वहाँ करीब 3-4-5 हज़ार आर्टिस्ट डेली जाते हैं और उनमें एक कंपटीशन रहता है, तो यू हैव टू स्ट्रगल हार्ड। लेकिन ये भी मैं साथ में कहूँगा कि अगर आप में टैलेंट है तो इससे बढ़ के कोई प्रोफेशन नहीं है। मैं इसको मैं बार बार कहता हूँ, इट्स ए वेरी ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन फॉर 3 रीजंस। नंबर 1, इट इज़ सेल्फ सेटिस्फाइंग, आपको एक संतोष मिलता है। दूसरा, ये आपको पैसा इसमें अच्छा मिलता है। और तीसरा, जो पहचान मुस्कान मिलती है। आज आप मेरे पास इसीलिए बैठी हैं क्योंकि मैं सिर्फ थिएटर कर रहा होता तो शायद आप ना आती, लेकिन चूंकि मैं मीडिया भी करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसलिए आप मेरे साथ। तो इससे जो आपको एक एक्सपोजर मिलता है, जो आपको एक पहचान मिलती है, जैसे मैंने बताया कि मैं बिल्कुल उनको देख करके हैरान हो गया पहली बार। अभी मैं बनारस जा रहा था तो ट्रेन पे कुछ बच्चे आ गए, वो प्रतापगढ़ पे उनको उतरना था, लोको वर्कशॉप में काम करते थे। तो एक बोला, अरे साहब मैं तो अपनी ज़िंदगी में पहला एक्टर देख रहा हूँ। तो एक है हमारे यहाँ एक एक्टर के लिए एक लाइकिंग है। अब जैसे अमिताभ बच्चन यहाँ पर हैं, साहब भीड़ लग जाएगी, इसीलिए इन लोगों को अपने साथ गार्ड रखने पड़ते हैं। तो एक फैसिनेशन होता है। तो आप कुछ भी हो, अगर आप मीडिया में आते हैं और अच्छा काम आपने किया है, एक भी अच्छा काम किया है, तो आपको रिकग्निशन मिलता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे 60 साल हो गए काम करने में। मैं 61 से थिएटर कर रहा हूँ, 71 से रेडियो कर रहा हूँ, 75 से टीवी कर रहा हूँ, 86 से फिल्म कर रहा हूँ और मैंने लगभग 70 फिल्में कर ली हैं। मेरी 13-14 वेब सीरीज़ हो गई हैं, 22 कॉमर्शियल्स हो गए हैं, 900 से ज़्यादा शोज़ हो गए हैं। लेकिन इन सब में जो मुझे पहचान असली मिली है वो मेरे 6 कामों से पहचान मिली। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट। पहला मेरा बड़ा काम था उड़ान सीरियल। तुम तो पैदा भी नहीं हुई होगी, लेकिन अच्छा देखा है नहीं तुमने, उड़ान दूसरा देखा होगा। ये 89 में आया था। हाँ, इसके 2 वर्जन्स आए थे, दो पार्ट्स में आया था, 13 एपिसोड के। उसमें मैंने एसएसपी का रोल किया था। दैट सीरियल गिव मी नेशनल रिकग्निशन, क्योंकि उस समय सिर्फ DD1 हुआ करता था, तो वो पूरा देखा जाता था देश में। और मैं कहीं एज ए साइंटिस्ट में जाता था तो लोगों को यकीन नहीं होता था कि ये आदमी जो है ये पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं उड़ान के। तो उसने मुझे बहुत बड़ी पहचान दी। उसकी वजह से मुझे फिल्मों में काम मिलने लगा, जो मुझे बुलाया गया यहाँ लोकल फिल्मों में। उसके बाद जो दूसरा ब्रेक मुझे मिला वो मुझे मिला इशकज़ादे में। इशकज़ादे से जो मैं बम्बई गया, हालांकि मैंने मना किया था कि मैं बम्बई इस उम्र में नहीं आऊँगा, लेकिन उन लोगों ने बड़ा इंसिस्ट किया, तो माई फैमिली सपोर्टेड मी एंड आई वेंट टू मुंबई। मुंबई में मुझे बड़ा एक्सपोजर मिला। एक तो मेरे काम को पहचान बहुत मिली इशकज़ादे को, उसकी वजह से मुझे कई सीरियल्स में ले लिया गया। इवन बालाजी के एक बड़े सीरियल में मुझे लिया गया था, ये है मोहब्बतें में। मैं अगर कर रहा होता तो आज मैं अरबपति होता लेकिन वो मैंने नहीं लिया जब मुझे पता लगा कि उनका महीने में 26 दिन शूट होगा, क्योंकि मैं 2 सीरियल्स ऑलरेडी कर रहा था। तो मुझे बहुत परेशानी नहीं हुई, लेकिन नए लोगों के लिए होती है। बट एज आई से, इफ़ यू हैव टैलेंट यू विल सर्वाइव। अभी मेरा एक बच्चा है, लखनऊ से गया है, योगेंद्र विक्रम सिंह, हम लोग लिटिल कहते थे। अभी मैं देख रहा हूँ एक छोटा सा ख्वाब है करके एक सीरियल आ रहा है, उसमें कमिंग एज ए लीड कैरेक्टर। मेरे साथ थिएटर करता था। कई लोग गए हैं यहाँ से, राकेश गए, अतुल श्रीवास्तव गए, आज फिल्में कर रहे हैं एक से एक। तो और इसमें मैं तुम्हें बताऊँ, इसमें फिल्म वगैरह जो होती हैं सेटिस्फाइंग होती हैं। डेली सोप सेटिस्फाइंग नहीं होते हैं, लेकिन पैसा अच्छा मिलता है। अगर आपको भाई जो आदमी जाएगा, जाहिर है उसको, अब इस उम्र में मुझे पैसे की ख्वाहिश नहीं है,
मुझे सरकार पेंशन देती है, मेरा शौक़ है, मैं शौक़ के लिए करता हूँ। लेकिन पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियल्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आपको इफ़ यू आर इस्टेब्लिश्ड फ्रॉम 15,000 to 1 lakh to 150 lakhs रुपीज़ पर डे यू गेट, और एक महीने में आपकी 20 दिन, 18 दिन की, 25 दिन की बुकिंग होती है। सो दैट्स अ गुड सोर्स ऑफ अर्निंग ऑल्सो। मगर आज भी अगर हम देखें थिएटर, टीवी, ब्रेक कर सकते हैं। हाँ ठीक है, हम लोग आज भी देखते हैं कि थिएटर, टीवी और बॉलीवुड तीनों में बहुत बड़ी खाई है। लोगों के कई बार कमेंट्स भी पढ़ते हैं लोग, मतलब कमेंटिंग भी करते हैं इस चीज़ पे कि हमें डिसइंटीग्रेट किया जाता है, या हमें उस स्तर का दर्जा नहीं दिया जाता है, सामने वाला हमें उस स्तर का नहीं समझता है। हाँ। तो ये खाई क्यों बढ़ रही है और अभी भी ये क्यों ख़त्म नहीं हो पा रही है? देखिए, ये खाई जो है ये इसलिए है कि एक्चुअली कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं बम्बई में प्रोफेशनल्स होते हैं। आपने नाम सुना होगा, दिमाग से हम नाम भूलने लगे हैं, वहाँ बड़े बड़े इस्टेब्लिश्ड कास्टिंग डायरेक्टर्स जो कि कास्टिंग करते हैं, वो कोई कमीशन नहीं लेते हैं। हुआ ये है कि यहाँ लखनऊ में जब से सब्सिडी मिलने लगी है, लोकेशंस यहाँ अच्छी हैं, तो लोग यहाँ आने लगे हैं। यहाँ आकर के कुछ लोकल कास्टिंग डायरेक्टर्स खड़े हो गए हैं। अब मैं सबको तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो मेरे सुनने में आता, मुझसे तो आज तक किसी नहीं किया। एक जो लोकल कास्टिंग डायरेक्टर मुझे कास्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो यहाँ सस्ते आर्टिस्ट दिलवा देते हैं। अब सस्ते आर्टिस्ट भाई अगर आप काम न करें तो दूसरे तैयार हो जाते हैं करने के लिए। अब जिनके बेचारों की रोज़ी रोटी है, वो घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, दिक्कत ये होती है। हमारे जैसे लोग तो टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चे टर्म नहीं डिक्टेट कर पाते हैं। लेकिन ये सही है, मैं अभी आपको बताऊं, एक फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, एक फ़ीमेल आर्टिस्ट की ज़रूरत है 15 साल से या 17 साल से 25 साल की उम्र की लड़की की, एक फ़िल्म के लिए ज़रूरत है, बॉलीवुड फिल्म के लिए ज़रूरत है, पेमेंट 1500 रुपये उसका होगा। तो मैंने उस पर लिखा, मैंने कहा 1500 रुपये तो पेमेंट एक्स्ट्रास को भी नहीं मिलता है, बल्कि अगर एक्स्ट्रास को भी मिलता है तो अगर उसमें एक डायलॉग होता तो उसका पेमेंट 3000 हो जाता है। मैंने कहा तुम लोग किस तरीके से यहाँ पर तुम लोग काम कर रहे हो कि 1500 रुपये का आर्टिस्ट मांग रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो दिक्कत ये है कि यहाँ कोई यूनियन तो है नहीं। वहाँ हम सिंटा के मेंबर हैं, जैसे वहाँ पर एक फिल्म में जो लोग एक्टर्स काम करते हैं उनकी एक एसोसिएशन बनी हुई है। अभी एक बड़े भारी डायरेक्टर ने मेरा एक पैसा रोक लिया था कन्फ्यूजन में, मैंने उनके ऊपर केस कर दिया, उनको पैसा मुझे देना पड़ा। तो वहाँ यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अक्सर करते हैं कि ये तय करेंगे कि साहब हम आपको 5000 रुपये में आर्टिस्ट दिलवा देंगे, उससे जाके कहेंगे भैया 2500 रुपये मिलेंगे, करना हो करो, न करना हो न करो। वो कहेगा भैया चलो 2500 मिल जाएंगे, कम से कम हमें रजनीकांत के बराबर में खड़े होने को मिलेगा, मैं कहने को मिलेगा मैंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म की है। देखिए हम लोगों को वो चार्म नहीं होता इसी, लेकिन उन लोगों को होता है। अब उसमें क्या होता है, 2500 रुपये वो खा जाते हैं, 2500 रुपये वो पेमेंट उसका वो लेते हैं। जबकि होना ही चाहिए एक एसोसिएशन बने और कहे कि जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्ट आर्टिस्टों को पेमेंट करेगा, किसी बिचौलियों को नहीं करेगा। कास्टिंग डायरेक्टर्स को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर है, उनको अपने कास्टिंग का पैसा मिलता है। भाई हर कास्टिंग डायरेक्टर को जब वो कास्टिंग करता है, मानिए मुझे कास्ट करता है, तो उसको मेरे बिहाफ पे 1000-2000 रुपये लेता होगा। वो मुझे नहीं मालूम क्या कास्टिंग डायरेक्टर्स का रेट होता है, लेकिन उसको तो अलग से पैसा मिलता है, लेकिन वो आर्टिस्टों से अलग पैसा लेता है। मुझे ये भी पता लगा है कि अक्सर भीड़ भाड़ में लोग बुलाए जाते हैं, 500-500 रुपये लोग देते हैं, खाने को नहीं मिलता उनको, जबकि दे आर एंटाइटल्ड फॉर एवरीथिंग, यू सी। तो ये हमारे लोकल लेवल पे कमी है। लोकल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन बनने की कोशिश हुई लेकिन हुई नहीं। और मैं तो आपको बताऊं, मैंने शायद एक आध काम कोई मैंने लोकल कास्टिंग डायरेक्टर के कहने पे किया हो, मेरी सारी कास्टिंग तो बम्बई से होती है। इसके अलावा सर हम लोग ये भी देखते, जैसे आपने अभी कहा कि लोकल लेवल पे बच्चे इस तरीके से आ जाते हैं, तो उन्हें कैसे एक प्लेटफॉर्म मिले या किस तरीके से वो आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल पाता है कि हमें चीज़ों की ज़रूरत है, या उन्हें कहीं सुनी सुनाई चीज़ों पे वो भरोसा कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए यहाँ कई ग्रुप्स बन गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं जिसमें कि जो ऑडिशन कॉल्स वगैरह आती हैं वो बराबर आती रहती हैं। तो उनको उन लोगों को अप्रोच करना चाहिए और उनसे बात ये सीधी करें कि हम प्रोडक्शन से पेमेंट हम सीधे लेंगे, हम पेमेंट हम आपके थ्रू नहीं लेंगे। जिसमें बिचौलिया इन्वॉल्व होगा तो डेफिनेटली पैसा खाता है वो,
और ऐसे ऐसे पैसा खाने वाले हैं जो 5,000 में 4,000 रुपये खा जाएंगे, आपको 1,000 रुपये देंगे। एक आध हमारे सीनियर आर्टिस्ट के साथ ही वो उन्होंने मुझसे कंप्लेंट की। तो एक बार दैनिक जागरण की मीटिंग हुई थी अभी ताज में, तो उसमें मैंने कहा ना मैं नाम भूलता हूँ, उसमें एक तो रवि किशन आए थे और 2 प्रोड्यूसर्स भी आए थे। उसमें मैंने एक फ़िल्म की थी भैया जी। मेरा पेमेंट बॉम्बे से मेरा हुआ था, मेरा पेमेंट हफ्ते 10 दिन के बाद मेरा पेमेंट हो गया। उन लोगों का एक तो पेमेंट कम था, दूसरे यहाँ कोई साहब उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उनका भी पैसा नहीं मिला है, जब आएगा तब देंगे। बम्बई वाले कहें साहब मैंने उनको पैसा दिया, आप उनसे लीजिए। तो वहाँ पर मैंने ये पॉइंट रेज़ किया, तो बोले नहीं साहब हमने तो पैसा दे दिया। तो मैंने कहा उनको नहीं मिला पैसा, बाद में मिल गया। मैंने कहा लेकिन उनको एड़ी चोटी घिसनी पड़ी। तो वाई कांट यू गिव मनी डायरेक्टली टू द आर्टिस्ट? तो उन दोनों ने कहा कि ठीक है आगे से हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। मैंने कहा उसमें रेपुटेशन आपकी ख़राब होती है कि ये प्रोडक्शन हाउस गंदा है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, एक रत्नाकर जी हैं प्रोड्यूसर भोजपुरी फिल्मों के, मैंने उनकी 3री फिल्म मैंने की है। मैं बनारस से लखनऊ लौट रहा था, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया पूरा। इसी तो ऐसे लोग हैं, लेकिन ये जो बिचौलिए हैं ये इनको मिसयूज़ करते हैं। तो बिचौलियों के साथ एक मीटिंग होनी चाहिए कि आप हेल्प करेंगे, आपको अप्रोच किया जाता है, लेकिन पेमेंट आप डायरेक्टली दिलवाएंगे प्रोडक्शन हाउस से कलाकार को, और कलाकार जो है वो डायरेक्टली बात करेगा प्रोड्यूसर से कि हमारा पेमेंट है, रादर देन टॉकिंग थ्रू ए बिचौलिया। तो उनको बेटर प्लेटफॉर्म मिलेगा। मैं जानता हूँ यहाँ बहुत अच्छे अच्छे, लखनऊ हैज़ नो डेर्थ ऑफ आर्टिस्ट, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं यहाँ के। अब जैसे मुझे शहजादे में रोल मिल गया, ये नहीं कि मैं उस समय का बेस्ट आर्टिस्ट था इसलिए मुझे मिला। मैं आपको बताऊँ इसके ऑडिशन में हमारे दोस्त थे सिन्हा साहब, एक लाइन मेरी नहीं समझ में आ रही थी, उन्होंने मुझे गाइड किया, लेकिन चांस की बात थी, लक जैसे मैंने कहा वर्क्स, उनका नहीं हुआ, मेरा हो गया सिलेक्शन। नहीं आज मेरी जगह वो बैठे होते। तो लेकिन लखनऊ में आर्टिस्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं, बस उनको प्रॉपर अप्रोच की, प्रॉपर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। इसके अलावा जैसे भी आपने कहा आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम किया हुआ है, तो अभी भी हम लोग देखें ना तो भोजपुरी इंडस्ट्री को उस स्तर का दर्जा नहीं दिया जाता या उस स्तर का नहीं माना जाता है। वो बातें, वो अब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। भोजपुरी फिल्में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी। अभी जैसे मैंने फिल्म की कन्यादान 2, मुझे बताया गया कन्यादान 1 जो बना था 22 साल पहले बना था, इन्हीं डायरेक्टर ने जो मिस्टर सुशील बना रहे हैं उन्होंने डायरेक्ट किया था। और इसमें जो हीरो का रोल कर रहे हैं वो भी सुशील सिंह है उनका नाम। उन्हीं की कोठी पे हम लोग बनारस में शूट कर रहे थे, उन्होंने भी उसमें रोल किया था उस समय। इसमें हीरो का रोल कर रहे थे, उस समय शायद यंग रहे होंगे तो वो रोल किया होगा। तो बहुत अच्छे अच्छे प्लॉट्स आ रहे हैं। अभी एक महादेव का, गोरखपुर का महादेव फिल्म बनी है रवि किशन की, उसमें मैंने रोल किया। भोजपुरी में भी बनी है, हिंदी में बनी, 3 और भाषाओं में भी डब की जा रही। तो वो कॉन्सेप्ट अब बदल गया है और भोजपुरी फिल्मों की व्यूइंग बहुत है। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ एक संजय वर्मा इंग्लैंड गए थे। वो बेसिकली भोजपुरी का आर्टिस्ट था, लेकिन मिशन रानीगंज मेरे साथ कर रहा था। तो 1 महीने हम लोग साथ साथ रहे थे इंग्लैंड में। बोला सर मैं 2 महीने बाद मैं फिर आ रहा हूँ, मैं 3 भोजपुरी फिल्में यहाँ कर रहा हूँ। वो रानीगंज में हमारी शूटिंग थी। वो जब आया तो मैंने देखा लोग बिल्कुल बरेया के छत्ते की तरह उन्होंने उसको घेर लिया, इतना पॉपुलर था वो। तो ऐसा नहीं है। भोजपुरी फिल्में अब वो लटके झटके जो होते थे वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। उनका स्टैंडर्ड बदल रहा है, गवर्नमेंट उनको 50% सब्सिडी दे रही है। और अभी तक मेरा कॉन्सेप्ट था कि भाई अगर हिंदी फिल्म करोगी तो पेमेंट को ज़्यादा मिलेगा, भोजपुरी में थोड़ा पेमेंट कम है। लेकिन यहाँ मैंने देखा इनके साथ में पेमेंट भी आपको वो एट पार ही ट्रीट करते हैं। जो आपको हिंदी में पेमेंट है आप हमसे भी वही लीजिए। तो ऐसा नहीं, भोजपुरी फिल्में भी अच्छी बन रही हैं। मैंने अभी एक परिंदा पिक्चर की, मैंने लॉटरी की, अभी एक जया पिक्चर बनी है, वो भी इन्हीं प्रोड्यूसर की है, रत्नाकर जी की। उसमें मैंने रोल नहीं किया, लेकिन उसको तो कई अवार्ड्स मिले, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो भोजपुरी इंडस्ट्री भी को भी प्रॉपर रिकॉग्निशन मिल रहा है। आपने इतने सारे एक्टर्स, साउथ के एक्टर्स और इंडियन मूवीज़ में हमारे बॉलीवुड एक्टर्स के साथ काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि कहते हैं ना उनके नखरे बहुत होते हैं, तो क्या आपको कभी ऐसे नखरे झेलने पड़े उन लोगों के? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने
जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो मतलब नेशनली एक्लेम्ड हैं, उनमें जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है उसमें चिंटू जी थे, अपने ऋषि कपूर जी थे, मैंने जॉन अब्राहम के साथ काम किया, मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ एक ऐड किया, मैंने अभी उसके साथ एक ऐड किया, करिश्मा कपूर के साथ मैंने ऐड किया, जॉन के साथ मैंने बताया मैंने 3 फिल्में, मैंने आदिल हुसैन के साथ, आदिल हुसैन स्टार तो नहीं है लेकिन एक्टर टॉप के हैं वो, तो मुझे तो कोई नखरे वाले ऐसे नहीं मिले। हाँ कुछ होते हैं लोग लेकिन मेरा उनका कोई साबका नहीं पड़ा। और हाँ जैसे मैं आपको बताऊँ, अब नाम नहीं लूँगा, रंजीत कपूर के एक भाई साहब हैं, वो नाम भी ले लेता हूँ मुझे कुछ नहीं है, अन्नू कपूर, वो साहब मतलब रंजीत कपूर मुझे रिगार्ड करता है, अन्नू कपूर चिंटू जी फिल्म में मिले, ऐसे मिले, वो बम्बई में इस्टेब्लिश हो तो जैसे एक फिल्म में भी मेरे बेटे का रोल करने वाले थे एक वेब सीरीज़ में, लेकिन मैं नहीं कर पाया, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने विड्रॉ कर लिया। वो थोड़ा सा अपने नखरे से मिलते, भाई नखरे से मिलते हो अपने घर खुश रहो, हमको क्या दे दोगे। हैं कुछ लोग हैं, रंजीत कपूर में कोई ईगो नहीं है इनके छोटे, जबकि रंजीत कपूर को मैं बहुत बड़ा थिएटर का एक्टर मानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ही हैज़ एनीबडी पैरेलल टू हिम। तो हैं ऐसे लोग, मुझे एक ही अन्नू कपूर, जबकि अन्नू कपूर को मैं एक छोटे भाई की तरह मैं उसको समझ रहा था कि होगा। हमारे साथ स्वदेश बंधु जी भी थे जिन्होंने रंजीत को प्रमोट किया, उनसे भी वैसे मिला, वो भी कहने अच्छा ये इतने नखरे दिखा रहा है। तो होते हैं लोग वैसे भांति भांति के, ये तो वर्ल्ड है, तरह तरह के प्राणी होते हैं। आपने इतनी मूवीज़ की, आपका कोई फेवरेट डायलॉग जो आपकी मूवी में लगा कि आपको मतलब ये डायलॉग मैंने सबसे बेस्ट दिया, कोई ऐसा? देखो ये तो बड़ा मुश्किल है कहना, देखो डायलॉग मैंने एक से एक बढ़िया दिए। देखिए जैसे मैंने बताया कि मेरे 6 काम हैं जो सबसे बढ़िया हैं। पहला मेरा उड़ान रहा, दूसरा मेरा इशकज़ादे रहा, तीसरा मैंने एक फ़िल्म की मुक्ति भवन जिसको 32 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं और 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं, उसमें मैंने मुक्ति भवन के मैनेजर का रोल किया है। चौथा मेरा काम रहा एक रेणुका शाहने की फ़िल्म मैंने डिमेंशिया के ऊपर की है, अल्जाइमर पे, उसका नाम है आठवण, गुजराती मराठी फ़िल्म है वो। 5वां मेरा ये जो है, मैंने नरेश सक्सेना जी जो बहुत मशहूर कवि हैं, मैंने उनकी एक फ़िल्म 1992 में की थी, वो एनवायरनमेंट पे फिल्म है, ट्री फेलिंग के ऊपर, उसे मैंने एक ठेकेदार का रोल किया था, उसका नाम है संबंध, शायद 15 मिनट की फ़िल्म है, 12 मिनट की फ़िल्म है। और लास्ट मेरा ये काम जो मैंने अभी आश्रम में किया है। देखिए इसमें क्या होता है कि थिएटर के डायलॉग आपको महीनों याद करने पड़ते हैं, तो वो तो आपके जहन में रह जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपको उस समय स्क्रिप्ट मिली, यहाँ तक होता है आपको मैं बताऊँ मुस्कान कि अब जैसे मुझे स्क्रिप्ट मिली, मैंने डायलॉग दे दिया, अब उसके बाद मेरा शॉट हो गया, दूसरा आया, अब दूसरे के साथ में उनको 2 शॉट बनाना, फिर मैं वही डायलॉग बोलना, मैं डायलॉग भूल जाता हूँ। अब भाई 81+ हो गया हूँ तो मेमोरी मेरी उतनी नहीं है, तो इसलिए फिल्म के डायलॉग तो नहीं याद है, लेकिन इशकज़ादे का एक बता सकता हूँ डायलॉग, वो मुझे एक्सप्रेशन के साथ अब वो इसलिए मुझे याद है कि मैं अभी बताऊं, अभी कुछ दिन पहले मेरे कुछ मित्र आए थे अमेरिका से और दिल्ली से, तो मैं उनके लिए रामाश्रय के यहाँ मिठाई लेने गया, तो लौटते में वो साहब मिल गए, अरे सर आप तो इशकज़ादे वाले हैं। मैंने कहा बेटा हूँ, तो सर मुझे तो आपका डायलॉग भी याद है। मैंने कहा सुनाओ, तो उसने जो डायलॉग सुनाया तो वो मुझे याद आ गया। एग्जैक्टली तो नहीं होगा, लेकिन आप ये देखिए कि मेरे कुछ प्रेमी ऐसे भी हैं जिनको मेरे डायलॉग्स याद हैं जो मुझे नहीं है। तो वो डायलॉग था उसका, वो आता है, बॉबी ने रोल किया था हमारे यहाँ, अमिताभ, वो अरे बॉबी जो है अपना बच्चा, उसने रोल किया था कमिश्नर, ये कलेक्टर का रोल, तो मेरा उसके साथ डायलॉग है। तो कहते हैं भाई देखिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ शांति रहे, कोई गड़बड़ न होने पर, इलेक्शन में कई बार हो चुका है। तो मेरा डायलॉग है, मैं उनको कहता हूँ देखो जहाँ तक हमारा मामला है हम अपने लोगों को समझा देंगे, उनने अगर कोई 19-20 किया तो हम उनकी गुद्दी पकड़ करके आपके सामने पेश कर देंगे, आप उनको फांसी, काला पानी, जो मर्जी सजा देना, लेकिन कुरैशियों को समझा लो, उनने अगर कोई गड़बड़ की तो ये चुप नहीं बैठेंगे, हम तो भाई गांधी बाबा के चेले हैं, अगर उनने कोई गड़बड़ की तो फिर हम देख लेंगे।
वो आप कह रहे हो कि वो प्रॉमिस किए हैं तो ठीक है, वो प्रॉमिस किए, हम आपका प्रॉमिस का बाप देते हैं, गुड नाइट। तो ये अमिताभ, वो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, यही लखनऊ का अपना बच्चा है, बॉबी 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 कहते हैं। इसके अलावा अमरीश बॉबी। अच्छा, अमरीश बॉबी। वो उसमें करेक्टर का रोल कर रहा था, उसके साथ मेरा डायलॉग है। तो एक टिडबिट राउंड करते हैं जिसमें आपके कुछ ऐसा राज जानने की कोशिश करते हैं कि फेवरेट एक्टर कौन सा है। देखिए, एक ज़माने में मैं अशोक कुमार जी का बड़ा मेरे बड़े फेवरेट एक्टर थे, क्योंकि अशोक कुमार जी ने वैरायटी ऑफ रोल्स किए हैं, इतने डायनेमिक एक्टर्स थे वो, और बड़ी नेचुरल उनकी एक्टिंग होती थी। अब जैसे मुझे प्रदीप कुमार या जैसे दिलीप जी थे, भाई दिलीप कुमार जी की अपनी स्टाइल थी, लोग उनके फ़ैन थे, लेकिन मुझे अशोक कुमार जी अच्छे लगते। आजकल के ज़माने में मुझे नसीर साहब हैं, जैसे नसीर साहब की एक्टिंग बड़ी नेचुरल होती। मैं उनकी इस पर, देखिए मैं बहुत ज़्यादा फिल्में देखता नहीं हूँ, अगर माना जाए तो अपनी 70 फिल्मों में आधी से कुछ कम मैंने अपनी फिल्में नहीं देखी होंगी। तो इसलिए मेरा कोई बहुत फेवरेट एक्टर का सवाल, लेकिन जैसे ओम पुरी जी थे, बहुत अच्छे एक्टर थे। आज जो NSD की पौध जो आ रही है एक्टर्स की, देखिए क्या है, शाहरुख खान हैं, सलमान खान हैं, आमिर खान हैं, ये सब स्टार्स हैं, लेकिन एक्टर्स मैं इनको नहीं मानता हूँ। यू गेट माई पॉइंट। एक्टर्स जो हैं वो ये हैं जो NSD से निकल के आए हैं या जिन्होंने अपनी मेहनत से एक्टिंग के गुर सीखे हैं। ऐसे ही शबाना जी हैं, ऐसे ही स्मिता पाटिल थी एक ज़माने में। मतलब ये एक्टिंग नहीं करते हैं, इनकी आंखें बोलती हैं ऐसे। या जैसे वो थी, अब जो अभी भी ऐड करती हैं लेकिन फिल्में कम करती हैं, अरे कहा ना, वो डॉक्टर की बीवी जो है, जिनके हस्बैंड डॉक्टर, माधुरी दीक्षित जी हैं। माधुरी दीक्षित ही पॉपुलर एक्ट्रेसेस में मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो हैं इस टाइप से। बाकी थिएटर में आपका सबसे पसंदीदा और दिल को छू लेने वाला कौन सा शो है? मेरा वो शो है यहूदी की लड़की। उसमें लिटरली ये है, मैं तुम्हें बताऊं कि मेरा उसमें एक सीन उसके साथ होता है, यहूदी की लड़की जो मेरी बेटी बनी है, तो वो इश्क करती है रोमन शहजादे थे। रोमन शहजादा जो है वो यहूदी के गार में आता है। बाद में जब उसको वो नियाज की रोटी देती है तो नहीं खाती, कहती यहूदियों की रोटी मैं कैसे खा लूँ। उसको वो देख लेती तो उससे कहती तुम क्या हो भाई, तो मुझे बताओ। तो बताता है कि मैं रोमन हूँ और लेकिन तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो मैं उसको लानत देता हूँ कि भाई तुम कैसे कर सके, तो ठीक है, अगर तुम इससे शादी करना चाहते हो तो तुम पहले यहूदी बनो। तो उसका एक डायलॉग है, उसका शेर है, उसका लास्ट में ये है कि जान दे सकता हूँ, ईमान नहीं दे सकता। तो जब वो जाता है तो उसको ये यहूदी जो है उसको कहता है कि जाओ, मगर ये सुनते जाओ। उस समय उसको मैं बेटी को अपनी चिपका के जो रोता हूँ, ऑडियंस रोती है उसमें। लिटरली उसमें हमारे अशोक गोस्वामी जी थे रेडियो पे, वो वायलिन बजाते थे उसमें। वो वायलिन और हमारी स्पीच, लिटरली पीपल यूज टू क्राई। ये जो मैं प्ले करता हूँ आखिरी वसंत, इसमें दिखाया कि मेरा बेटा जो है बाहर चला गया है, मुझसे लड़ करके गया है, मैंने उसको ज़मीन नहीं दी, लड़के चला जाता है। नाउ आई क्रेव फॉर माई चाइल्ड। जब वो आता है तो मैं उससे कहता हूँ बेटा तू सब ले ले, बस तू आ जा। आई टेल यू, ये उन लोगों की कहानी जिनके बच्चे बाहर बसे हुए हैं। मैं तो रोता हूँ, मुझे ग्लिसरीन नहीं लगानी पड़ती है। उसके बाद वाले सीन में मुझे आके टेलीफोन अटेंड करना है, मेरे लिए मुश्किल होती, मैं अपने आंसू कैसे सुखाऊं। 30% 40% ऑडियंस के आंसू आते हैं। मैं जब कन्यादान मैंने किया था, मैंने शनिवार रविवार किया था, चाइल्डलेस कपल की कहानी है कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं कैसे अपना जीवन काटते हैं, कैसे उनके जीवन में खालीपन रहता है। लिटरली पीपल गेट देमसेल्व्स इन्वॉल्व्ड। इनको मैं अपने सक्सेसफुल प्लेस मानता हूँ, जिसमें ऑडियंस आपके साथ मूव करे, जिसमें ऑडियंस कुछ ले करके जाए, कोई मैसेज ले करके जाए, कहीं दिल में या तो हंसी ले करके जाए जैसे पंछी जा पंछिया में, या फिर सोचने पे मजबूर हो, हाँ यार ये बात तो सही है। आप उसको एक्टर के साथ हमदर्दी हो जाए या अपने साथ हमदर्दी हो जाए कि हाँ यही सिचुएशन मेरी। मैं उन नाटकों को सफल नाटक मानता हूँ।
अभी भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग जैसे यंगस्टर्स भी हैं तो हम लोग बिल्कुल थक जाते हैं छोटी छोटी चीज़। आप इतनी एज होने के बाद भी आप अभी भी इतना फिट एंड फाइन कैसे हो रहा है? देखिए, ये तो मैं, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, ये तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है कि वो जब तक चाहते हैं। मेरा ये मानना है, मैं ग्रहों पे और ईश्वर पे बहुत विश्वास करता हूँ और शायद उन्हीं की इच्छा है, उन्हीं की इच्छा से मैं काम कर पा रहा हूँ और जब तक भोलेनाथ की इच्छा होगी, ऊपर वाले की इच्छा होगी, मैं करता रहूँगा। अपनी तरफ से मैं कोई कोताही नहीं करूँगा कि आलस में मैं बैठ जाऊँ, वो मैं नहीं करूँगा। जब तक सांस तब तक आस। हमारी ऑडियंस के लिए, जो आपके, एक तो आपके प्रेमी हैं, उसके बाद हमारी ऑडियंस के लिए कुछ बताइए कि वो किस तरीके से, अगर उन्हें इस फील्ड में आना है तो किस तरीके से इस फील्ड को अप्रोच करें और क्या एफ़र्ट ले। क्योंकि आजकल ना हम लोग देखते हैं ना, OTT का ज़माना है। OTT में हम बहुत सारी चीज़ें तो ग्रैब कर लेते हैं। आजकल देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं अपने फ़ोन से। तो किस तरीके से इस फील्ड को अप्रोच करें अगर उन्हें कुछ आगे बड़ा कुछ करना है तो? देखिए, बहुत मुश्किल काम नहीं रह गया है, ये कंपैरेटिवली अब आसान हो गया है। जहाँ तक आप दर्शकों की, प्रेमियों की बात करें तो एक्टर जो सरवाइव करता है तो अपने दर्शकों की वजह से ही सरवाइव करता है। आज अगर मैं, देखिए मैं आपको बताऊँ, मैंने एक आध प्ले ऐसे किए, भयंकर कॉमेडी, लेकिन ऑडियंस से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है एक्टर में कहीं कुछ कमी है जिसकी वजह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो दर्शक तो हमारे लिए देवता समान होते हैं, क्योंकि दर्शक ही किसी कलाकार को अच्छा या बुरा बनाते हैं। दर्शक पसंद करते हैं, वो स्टार चढ़ जाता है, दर्शक उसको। आज भी मुझे बहुत से लोग जो हैं शहजादे की वजह से जानते हैं, बहुत से सीनियर लोग मुझे उड़ान की वजह से जानते हैं। जैसे मुक्ति भवन है, इसको अवार्ड इतने मिले हैं, लेकिन इंडिया में पिक्चर बहुत चली नहीं। जापान में 150 दिन चली पिक्चर, क्योंकि थोड़ा कमर्शियल नहीं है वो। तो बाकी जहाँ तक है, जिन लोगों में टैलेंट है, देखिए टैलेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। टैलेंट की ग्रूमिंग आप कर सकते हैं, टैलेंट किसी में डाल नहीं सकते हैं। अगर टैलेंट है तो उसकी आप ग्रूमिंग कराइए अच्छे। पहले तो मैं कहूँगा कि फिल्में देखिए, जो ऑफ कोर्स मैं कम देखता हूँ, लेकिन मेरा कहना है फिल्में देखिए, उनमें कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करिए, उनको रिकॉर्ड करिए, उनको सुनिए, अच्छे थिएटर डायरेक्टर्स के साथ काम करिए। क्योंकि देखिए स्कूल्स आज बहुत खुल गए हैं, लेकिन स्कूल्स में भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें एडमिशन आसान नहीं होता है, बड़ा कंपटीशन होता है। तो थिएटर अगर आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम अच्छा कर सकते हैं और पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ कर सकते हैं, और आप में ज़रा सा भी गुण है तो उसको निकालने में डायरेक्टर के लिए मुश्किल नहीं होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि निकाल लेगा। तो लेकिन आप ये सोचिए कि थिएटर जैसे लोग मजाक में भी लेते हैं, अरे यार मैं क्या रोल कर लूँगा, डायलॉग याद हो गया, कुछ जाके बोल। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। थिएटर चाहे कॉमेडी हो, चाहे सीरियस प्ले हो, चाहे मैथोलॉजिकल हो, चाहे हिस्टोरिकल हो, जितने कमिटमेंट से आप करेंगे, जितने डेडिकेशन से आप करेंगे, उतना अच्छा रोल निकलेगा। और डायरेक्टर से डिस्कस करिए अपने रोल को। लेकिन दिक्कत आज ये हो गई कि हर आदमी 4 नाटक करने के बाद डायरेक्टर बन जाता है। मैं इतने नाटक करने के बाद भी आज भी मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, क्योंकि डायरेक्टर का, मेरा मानना है, डायरेक्टर का जो दायरा है बहुत बड़ा दायरा होता है। डायरेक्टर को सिर्फ एक एक्टर के कैरेक्टर के बारे में नहीं सोचना। मैं तो सिर्फ अपने कैरेक्टर, डायरेक्टर को तो जो अलग अलग हमारे जो को एक्टर्स हैं उनके बारे में भी सोचना है, उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में सोचना है, इनको कैसी कॉस्ट्यूम देना है, इनके ऊपर कैसी लाइट रहेगी उस समय, इनका मूड कैसा, मूड के हिसाब से लाइट। आज तो लाइट्स भी मूड के हिसाब से चलती है ना, कैसा मूड है, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, क्या सेट है, एक डायरेक्टर को बहुत सोचना पड़ता है। तो ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करिए जिसके पास विजन हो। तो आई एम प्रेटी श्योर कि थिएटर अगर आप अच्छा कर रहे हैं, थिएटर से ही आप नोटिस किए जाएंगे। आपको ऑडिशन दीजिए, और ऑडिशन में अगर आप पास नहीं होते हैं, डोंट बी डिसहार्टेड, देते रहिए। आज आपके पास वीडियो बनाने का मौका है, वीडियो बनाइए अपने, उनको अपने साथियों से कहिए, उसको डिस्कस करिए, मीटिंग्स करिए, ग्रुप में मिलिए, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करिए, एक दूसरे को सजेशन दीजिए। आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मुझे लगता है कि अगर ये सब करें, अब हमारे समय में तो ये सब चीज़ें नहीं थी, बट स्टिल वी ट्राइड। लेकिन
मुझे लगता है कि अगर मैंने छोटा थोड़ा भी 2-4% जो भी अचीव किया है वो अपनी मेहनत से मैंने कोशिश की है कि कम से कम मेरी जितनी क्षमता है मैं उस क्षमता को पूरा इस्तेमाल करूं। बाकी जैसे मैंने कहा कि हर आदमी अमिताभ बच्चन और नसीरुद्दीन या ओमपुरी नहीं हो सकता है। मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन उन लिमिटेशंस में आई ट्राई टू गिव माय बेस्ट। तो अभी आपने देखा कि हम अपने छोटे से एफर्ट से कितना कुछ हासिल कर सकते हैं और आपको एक काम आपको आपकी पहचान दिला सकता है। तो मेहनत करते रहिए और आप आगे बढ़ ही जाएंगे।